हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकिता आपकी इंग्लिश एजुकेटर स्वागत करती हूँ आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जहाँ आपको मिलता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद सो मेनी टॉप कोर्सेज। सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी, एमपी, बिहार बोर्ड हो, क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक के लिए आपके लिए सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं और वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी स्टूडेंट्स, आपको इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना है। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स या ई नोट्स चाहिए तो उनके लिंक्स आपको दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेक श्योर कि आप इन लिंक्स पे क्लिक करें ताकि ई बुक्स और ई नोट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको इजीली मिल जाए। इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बाद बढ़ते हैं हम आज के टॉपिक पे, जो कि है हमारा प्रपोजिशन। और स्टूडेंट्स, आज हम कवर करेंगे प्रपोजिशंस का पार्ट 1। प्रपोजिशंस कई बार बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं और स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा जोर आता है इसको समझने में कई बार, बट अब ऐसा नहीं होगा एंड दैट इज़ अ प्रॉमिस। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये जो ग्रामर सीरीज़ हमने स्टार्ट की है ये बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट की है, क्लास रेलेवेंट है, मतलब आप बोर्ड स्पेसिफिक या क्लास स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी क्लास से हैं आपके लिए रेलेवेंट है, आप किसी भी बोर्ड से हैं आपके लिए रेलेवेंट है, क्योंकि बोर्ड्स के अनुसार ग्रामर के रूल्स चेंज नहीं होते हैं। जहाँ तक बात है प्रपोजिशंस की, सच बात यही है कि हाँ ये कंफ्यूजिंग होते हैं, लेकिन हम जब रूट लेवल से, एकदम बेसिक लेवल से इसको समझेंगे, आराम आराम से जब सीखेंगे तो ये कंफ्यूजन आपका एकदम चला जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, तो जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रपोजिशंस बेसिकली होते क्या हैं? ये बने हैं दो शब्द से, एक है प्री और एक है पोजीशन। प्री एंड पोजीशन, यानी बेसिकली क्या मीनिंग हुआ इसका कि आप जो पोजीशन है बेसिकली वो पोजीशन कहाँ है। आई एम सॉरी, कभी कभी जैसे मैंने बताया मेरा स्टाइलिस्ट जो है अपने हिसाब से कलर चेंज करता है और अब कभी कभी अपने हिसाब से इरेजर भी का काम करने लग जाता है, सो रियली अपॉलॉजीज फॉर दैट। ओके, वी विल चेंज द कलर। और फिर से ये कंसेप्ट समझते हैं। प्री का मतलब क्या होता है? पहले, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि ये मीटिंग तब 11 बजे एक मीटिंग होनी थी लेकिन अब वो 10:30 बजे होगी, यानी आधा घंटा पहले होगी। और अगर 11 बजे की मीटिंग 11:30 बजे होगी तो हम क्या बोलते हैं, यानी आधा घंटा लेट होगी। तो यानी आधा घंटा अगर आगे खिसक गई है तो हम क्या बोलेंगे, आधा घंटा पोस्टपोन हो गई है ना। और अगर आधा घंटा पहले खिसक गई है यानी 11 की बजाय अब 10:30 बजे होगी तो हम क्या बोलते हैं, प्रीपोन हो गई है, यानी पहले। तो प्री का मतलब हो गया पहले। और जो पोजीशन है, तो पोजीशन का क्या अर्थ है? पोजीशन का एक तो बेसिकली अर्थ होता है कि जिस जगह पर आप हो, बेसिकली वो आपकी पोजीशन है या स्थान भी कह लो एक तरीके से। यहाँ पे जब हम प्रपोजिशन की बात करते हैं उस केस में जो पोजीशन है या स्थिति है, बेसिकली पोजीशन का जो लिटरल अर्थ होता है ना बेटा, वो होता है स्थिति, ठीक है। अब स्थिति जो है वो समय के अनुसार भी होती है, वो आवाजाही के अनुसार भी होती है, किस जगह पर आप हैं, मान लीजिए ट्रेन में हैं या सड़क पर हैं, किस जगह पर आप हैं उसके अनुसार भी होती है। यहीं पर हमारा कन्फ्यूजन शुरू हो जाता है। कई बार एक ही शब्द, कभी टेबल के ऊपर अगर बैठने की बात हो रही है तो हम इस्तेमाल करते हैं शब्द ऑन, ठीक है। कि मान लीजिए कोई बुक है, अगर टेबल के ऊपर रखी हुई है तो हम यही बोल देंगे द बुक इज ऑन द टेबल। वेयर इज दैट बुक? इट इज ऑन द टेबल। हम यही बोलते हैं कि सतह के ऊपर रखी है। वहीं अगर हम चेयर की बात करें, दैट वेयर आर यू सिटिंग, हम क्या बोलते हैं, ऑन द चेयर, कि चेयर की सतह पर बैठा हूँ या बैठी हूँ। लेकिन ये गलत होता है। यहाँ पर क्या आ जाता है, इन। ऐसा क्यों? जब टेबल की सतह की बात करी तब तो ऑन आया, जब चेयर की सतह की बात करी तब इन आया। ऐसा क्यों? यही छोटे छोटे से कन्फ्यूजन्स होते हैं, छोटे छोटे से डिफरेंसेस होते हैं जो प्रीपोजिशंस को समझने में कई बार हमें बहुत परेशानी हो जाती है। राइट? अब एक चीज़ समझें, जो चेयर होती है, चेयर की आर्म्स होती है ना, यानी एक चेयर कैसी होती है, बेसिकली ऐसी सी कुछ होती है ना, इस तरीके से। इसको हम चेयर मान के चलेंगे, ठीक है। आपको पता है मेरी ड्राइंग कैसी है, तो हम ये क्या है, ये चेयर है। अभी मैं वापस देखूं तो लग रहा है कि एच लिखा हुआ है, लेकिन ये एच नहीं है। अभी हमारे लिए क्या है, एक चेयर है, ठीक है। अब इस चेयर के ऊपर मान लीजिए यहाँ पे हत्था है, जो
आर्म्स होते हैं ना, चेयर के आर्म्स हैं, यानी हत्था जो होता है जिस पर हम हाथ रखते हैं, अगर वो चेयर इस तरीके की है तो वो चेयर की सतह, ये जो सीट होती है वो बेटा उसकी सतह नहीं कहलाती, टेबल की एक सतह हो पाती है। ठीक है, ये मान लीजिए एक टेबल है, सीधी सी एक टेबल है, चलो यहाँ थोड़ी सी डिज़ाइन बना दूँ मैं, ओके, बहुत ही ख़राब डिज़ाइन है, पता ही नहीं कोई ऐसा बनाएगा भी नहीं, लेकिन ये सतह है, कौन सी सतह है, ये जो है ये सतह है। इसलिए जब भी सतह पर कुछ रखा हो, किसी सतह के ऊपर कुछ रखा हो, तो वहाँ हमेशा ऑन लगेगा, राइट। ये मैं बहुत बेसिक आपको बता रही हूँ, बहुत बेसिक। ये जो चेयर है, अगर किसी चेयर में हत्थे हैं तो इसका मतलब आप उस चेयर के ऊपर नहीं बैठे हो, आप चेयर में बैठे हुए हो, क्योंकि ये एक तरीके से हमने उसको नाम तो दे दिया है कि चेयर है, इसलिए आप चेयर कह के उसे बुला रहे हो, लेकिन बेसिकली ये एक ऐसा ढांचा है जो जिस पर आप आराम से बैठे हुए हो, तो इसके अंदर हो बेसिकली, राइट। तो चाहे वो चेयर हो या फिर सोफ़ा हो जिसके आर्म्स हैं या फिर हत्थे हैं जिसके ऊपर आप अपनी हाथ या बाजू रखकर बैठ सकते हो, वहाँ पर हमेशा इन आएगा, यानी आई एम सिटिंग इन द चेयर आता है, ऑन द चेयर नहीं होता है बेटा। ठीक है, एक चीज़। अब मान लीजिए यही जो चेयर है, हमने एक ऐसी चेयर बनाई कि उसके हत्थे नहीं हैं। अगर उसके हत्थे नहीं हैं या उसके जो आर्म्स हैं या जो चेयर के जो हाथ हैं, चेयर के हाथ अगर नहीं हैं, यानी सिर्फ इस टाइप की सी ही चेयर है, सिर्फ इस तरीके की चेयर है, सिर्फ इस तरीके की ही चेयर है कि इंसान आए और बैठ जाए, ऐसे केस के अंदर ये जो सीट है वो सतह का काम ही करती है और उस केस में यहाँ ऑन लगेगा, राइट। क्योंकि इस केस में ये जो चेयर है एक तरीके से स्टूल हो जाती है, और स्टूल और टेबल मिले जुले से ही होते हैं। स्टूल जैसे कई पफीज भी होती हैं या पीढ़ा भी होता है, इस तरीके, क्योंकि उसमें एक सतह होती है, राइट। तो यहाँ पर इसे क्या कहेंगे हम, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑन। तो हमारी पोजीशन क्या है, उस पोजीशन से जस्ट पहले इस्तेमाल होने वाले जो शब्द होते हैं दैट आर नोन एज प्रीपोजिशन। और चेयर और टेबल का मैंने आपको अभी आई एम श्योर कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहा होगा, आई एम श्योर कुछ स्टूडेंट्स पहले से ही क्लियर होंगे, बट आई होप कि जिसको कन्फ्यूजन था वो डाउट अब क्लियर हो गया है, राइट स्टूडेंट्स। ये बेसिक सा, जैसे अभी तक मैंने जितने भी आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने भी हिस्से करवाए हैं, एक्चुअली प्रीपोजिशन इज द लास्ट पार्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, राइट। तो यहाँ पर अभी तक मैंने जितने भी बताए हैं, मैंने शुरू में एक छोटा सा आपको ब्रीफ ज़रूर दिया है ताकि आपको आगे जब आप कॉन्सेप्ट समझें, तो अभी तक हमने जो बैकग्राउंड मैंने आपको जो दिया है, एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे जो समझाने की कोशिश की उस कॉन्सेप्ट को, आई होप उस कॉन्सेप्ट से आपको हेल्प मिली है कि आप उस बात को इम्प्लीमेंट कर सकें जब मैं डिटेल में उस बात को समझा रही हूँ, कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझा रही हूँ, राइट। ये भी मैंने आपको एक ब्रीफ दिया है कि अब आप इस प्रीपोजिशंस को और बेहतर समझ सकेंगे, राइट स्टूडेंट्स। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। Prepositions are words used to show the relation of a noun or pronoun with respect to another noun or pronoun. Basically, दो noun या दो pronoun इनका आपस में relation बताने के लिए ये होता है। अब noun pronoun क्या हो गया, मान लीजिए preposition है तो place जो होती है, noun क्या है, बेसिकली प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन तो वही होता है जो नाउन की जगह आता है, तो हम नाउन की ही बात कर लेते हैं। तो नाउन क्या है, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, राइट। यहाँ पर पोजीशन मान लीजिए अगर कोई प्लेस या जगह की है तो प्लेस भी क्या होती है, नाउन ही तो है। और अगर किसी व्यक्ति के कहीं बैठने की, जैसे चेयर पे बैठने की बात हो रही है, मान लीजिए मेरे ही उस चेयर पे बैठने की बात हो रही है, तो अंकिता मैं भी एक नाउन ही हुई। किस टाइप का नाउन हूँ वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हूँ तो नाउन ही ना एक। तो यानी मैं कहाँ बैठी हूँ, चेयर पे, तो चेयर और मेरा उस पोजीशन का रिलेशन हुआ कि नहीं हुआ, यस, वही रिलेशन की बात हो रही है कि इस तरीके से ये कनेक्शन प्रीपोजिशंस बनाते हैं, राइट स्टूडेंट्स। नॉर्मली अ नाउन फ्रेज और नाउन फॉलोज अ प्रीपोजिशन, और नॉर्मली एक नाउन फ्रेज या प्रोनाउन जो होता है वो प्रीपोजिशन को फॉलो करता है, मतलब उसके बाद प्रीपोजिशन के बाद या तो नाउन फ्रेज आता है या प्रोनाउन आता है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रीपोजिशंस की टाइप्स क्या हैं, तो बेसिकली बेटा इसकी जो टाइप्स हैं वो दो तरीके से विभाजित करी गई हैं। ये है टाइप ए और ये है टाइप बी, ठीक है।
ए क्या है, सिंपल कंपाउंड फ्रेज पार्टिसिपल, और ये पार्टिसिपल को पार्टिसिपियल भी बोला जाता है, ठीक है, पार्टिसिपियल प्रीपोजिशंस भी कहा जाता है। स्पेशली ये पार्टिसिपियल, ये वर्ड मैं आपके लिए इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि आपको कुछ जगह पे हो सकता है, अगर आप कोई बुक रेफ़र करें पढ़ने के लिए, एक्सरसाइज के लिए, वर्कशीट सॉल्व करने के लिए, हो सकता है वहाँ पार्टिसिपल शब्द ना लिखा हो जब प्रीपोजिशंस की बात हो रही है। सिर्फ प्रीपोजिशंस के केस की बात ही मैं इस वक्त कर रही हूँ, किसी और की बात नहीं कर रही। जब प्रीपोजिशंस की बात हो रही हो तो हो सकता है आपको वहाँ पार्टिसिपल देखने को मिले ही नहीं, हो सकता है सिर्फ पार्टिसिपियल ही लिखा हो। सो नेवर गेट कंफ्यूज्ड, ये एक ही है। डिफरेंस क्या है छोटा सा वो मैं बता देती हूँ, ठीक है। तो पहले हम ये ए वाला जो पोर्शन है उसको समझेंगे, और आज जो हम कवर करेंगे बेटा, ये जो बी सेक्शन है उसमें आप देखिए मेजरली टाइम एंड डेट, प्लेस एंड डायरेक्शन, ट्रैवल एंड मूवमेंट, इसके आधार पर भी डिवाइड होते हैं हमारे प्रपोजिशंस। अब ऐसा नहीं है कि ये जो बी टाइप है उसमें अलग तरीके के प्रपोजिशंस हैं और जो ए टाइप है उसमें अलग तरीके के प्रपोजिशंस हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ए थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, अलग अलग नहीं है। हम जो यहाँ देखेंगे ना, यहाँ उन्हीं प्रपोजिशंस को समय, जगह और ट्रैवल के आधार पर डिवाइड किया गया है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। इसलिए ए जो सेक्शन होता है ना, ये ए सेक्शन, उसको कई जगह नहीं भी पढ़ाया जाता और नहीं भी मेंशन किया जाता, क्योंकि अल्टीमेटली जब हम ये पढ़ रहे होते हैं तो हम वहाँ अच्छे से समझ जाते हैं। लेकिन मैं इस पर ध्यान इसलिए आपका दिलवा रही हूँ क्योंकि ये एक बेसिक, हम बेसिक ही पढ़ रहे हैं ना, तो जब तक बेसिक नहीं सीखेंगे ना, ये समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल होता है और फिर वो गैप आ जाता है। तो हमें ऐसा करना ही नहीं है, तो हमें ये भी समझना है, तो धीरे धीरे ये भी समझेंगे, राइट। तो सबसे पहले सिंपल कंपाउंड फ्रेज पार्टिसिपल, और या फिर पार्टिसिपियल भी जिसे कहते हैं, वो समझेंगे। और आज की वीडियो में हम इसके अलावा और क्या कवर करेंगे बेटा, ये तीनों एक साथ कवर नहीं करेंगे, सिर्फ दो पार्ट्स इसमें से कवर करेंगे। कौन कौन सा, पहले टाइम का कवर करेंगे और उसके बाद ट्रैवल एंड मूवमेंट का कवर करेंगे। प्लेस एंड डायरेक्शन का पार्ट सबसे, जो हम पार्ट 2 पढ़ेंगे प्रीपोजिशंस का, उसमें कवर करेंगे, राइट स्टूडेंट्स। यहाँ तक तो अच्छे से क्लियर है, आगे बढ़ें। अब देखिए, प्रीपोजिशंस कैन बी क्लासिफाइड इन 2 वेज। एक है ए वे, पहला वे है ए वाला और दूसरा वे है बी वाला। तो अभी हम ए वाला ही कवर करते हैं। तो सबसे पहला था सिंपल। सिंपल जैसा कि नाम है, एकदम सिंपल वर्ड्स, जो भी प्रपोजिशंस होते हैं तो वो सारे सिंपल में ही आते हैं। द बुक इज़ ऑन द टेबल, ठीक है। तो ये जितने भी सिंपल होते हैं ना, वो सब जो बेसिक यूज़ होता है, जिनका कोई स्पेशल यूज़ नहीं होता, वो सारे सिंपल में ही आते हैं। इसकी कोई अलग से परिभाषा नहीं है समझने या समझाने के लिए। बेसिक जो सेंटेंसेस में जहाँ बेसिक ये यूज़ होता है, ठीक है, यहाँ विभाजन नहीं होते हैं इसके अर्थ के, राइट। तो ये हमारा सिंपल हो गया। ये जो मैंने कुछ ही वर्ड्स हैं यहाँ जिसकी एक लिस्ट है, इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रपोजिशंस हैं जिसकी लिस्ट मैं प्रोवाइड करवा चुकी हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, राइट स्टूडेंट्स। ये बेसिक है जो हम हर ऑलमोस्ट सारे सेंटेंसेस में बात करते रहते हैं, इसकी बेसिकली वही है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम कंपाउंड प्रपोजिशंस पे। कंपाउंड क्या है, हमने पहले भी पढ़ा था, जैसे कंपाउंड नाउन पढ़ा था, मैंने सिखाया था आपको। जब भी दो नाउन्स जब मिलकर एक वर्ड बना रहे हों, तो जैसे कॉफ़ी शॉप या स्कूल टीचर, इस तरीके के, या केक शॉप, कुछ इस तरीके के एग्जांपल्स हैं। उसी तरीके से जब दो शब्द मिलकर प्रपोजिशन बना रहे हों तो उसे ही कहा क्या जाता है, कंपाउंड प्रपोजिशन। इट्स वेरी इजी। ये देखिए, ये सारे के सारे, अब ये आप कहेंगे मैम ये तो एक ही वर्ड है। जी हाँ, एक ही वर्ड है। जो मोस्ट कॉमन कंपाउंड प्रपोजिशंस होते हैं ना, वो कौन कौन से होते हैं बेटा, उन यूजुअली पहचानने का एक तरीका है कि यूजुअली वो या तो ए से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, या फिर बी ई से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। जैसे बिटवीन, ठीक है, ये एक है, यहाँ देखिए, बिटवीन, बिहाइंड, बीनीथ, बिसाइड, राइट। ये कुछ इस तरीके के हैं जो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली इन्हीं से स्टार्ट होते हैं। उसके अलावा किससे स्टार्ट होते हैं, अन, ठीक है, अन, इससे भी स्टार्ट होते हैं। लेकिन मैं किस हिसाब से लिख रही हूँ कि ए से स्टार्ट होने वाले सबसे ज़्यादा हैं, उससे फिर कम थोड़ी तादाद पर बी ई वाले आ जाते हैं,
उससे कम तादाद में फिर UN से स्टार्ट होने वाले यानी अन से स्टार्ट होने वाले हैं, जैसे अंडरनीथ, राइट, इस तरह से है। इन और आउट को लेकर भी है, जैसे इनसाइड और आउटसाइड, तो इनसे भी स्टार्ट होते हैं इन, आउट, ठीक है। इसके अलावा विद इन और विदाउट ये वाले भी हैं कि विद इन भी IN और आउट ही है, लेकिन इस केस में ये प्रीफिक्स ना होके सफिक्स बने हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो जो सबसे ज़्यादा होते हैं वो तो ये दोनों होते हैं, A और B, BEB, ठीक है ना। B मतलब सिर्फ एक सिंगल लेटर नहीं, BE, राइट। इसके अलावा सबसे ज़्यादा फिर यूज़ होता है अन, एंड आफ्टर दैट इन एंड आउट, और ये सारे बाकी तो सारे प्रीफिक्स की तरह इस्तेमाल होते हैं। इन और आउट प्रीफिक्स की तरह भी आ जाते हैं कई बार, और कई बार सफिक्स की तरह भी आ जाते हैं। प्रीफिक्स और सफिक्स मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, फिर क्विकली जल्दी से बता देती हूँ। प्रीफिक्स होते हैं जो शब्द के पहले लगते हैं, जैसे अक्रॉस है तो A शब्द के पहले लगा। सफिक्स होते हैं जो शब्द के बाद लगते हैं, जैसे यहाँ पर ये आउटसाइड, आउट है तो आउट शब्द के बाद लग रहा है। विदिन तो ये विदिन का इन बाद में लग रहा है, राइट स्टूडेंट्स। कंपाउंड यही होते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस। इसका एक एग्जांपल मैं देती हूँ। राहुल swims across the river, यानी बेसिकली अक्रॉस द रिवर का क्या मतलब हुआ कि जो नदी है उसके आर पार की, एक इस किनारे से उस किनारे चला गया, या फिर जहाँ से शुरू करा था उसने तैरना वहाँ से लेकर दूसरे छोर तक चला गया, बेसिकली एक से दूसरे छोर तक जाना, तो उसे कहते हैं अक्रॉस द रिवर, राइट। तो यहाँ पर अक्रॉस क्या हुआ बेटा, अक्रॉस ही यहाँ पर क्या है, एक कंपाउंड प्रपोजिशन है, ठीक है। और यहाँ देखिए क्या बताया था कि नाउन्स का रिलेशन बताता है, तो यहाँ नाउन्स का रिलेशन हमें पता चल रहा है या नहीं पता चल रहा। देखिए राहुल एक नाउन है, जी हाँ। रिवर क्या एक नाउन है, जी हाँ। इन दोनों का एक रिलेशन क्या पता चल रहा है कि भाई राहुल और रिवर का क्या लेना देना है, ये लेना देना है कि वो स्विमिंग करके पूरा गए, प्रपोजिशन के हिसाब से क्या लेना देना है, तो ये है कि वहाँ उसने उसके आर पार स्विमिंग की है, तैर कर गया है वो, राइट स्टूडेंट्स। यहाँ तक क्लियर है, ये बहुत ईजी और बहुत सिंपल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देन कम्स फ्रेज। फ्रेज क्या होता है स्टूडेंट्स, जो एक शब्द से ज़्यादा शब्द होते हैं। कई स्टूडेंट्स या कई लोग ऐसे होते हैं जो फ्रेज को सेंटेंस समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। सेंटेंस अपने आप में कहीं ना कहीं कंप्लीटनेस दिखाता है, फ्रेज ऐसा नहीं है। फ्रेज एक सेंटेंस का हिस्सा है, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको लिखूँ she is going to a party along with her friends, मतलब अगर मैं ये लिखूँ she is going to a party along with her friends, right, मतलब वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जा रही है, ठीक है। मान लीजिए अगर मैंने ये सेंटेंस लिखा है तो ये अपने आप में पूरा यहाँ से लेकर इस फुल स्टॉप तक एक कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन इसमें से मैं अगर कुछ शब्द का, इकट्ठे शब्दों का चुनाव कर लूँ तो इकट्ठे शब्दों का चुनाव फ्रेज कहा जाता है, तो वो इस सेंटेंस का हिस्सा होता है बेटा, अपने आप में पूरा सेंटेंस नहीं होता। फ्रेज और सेंटेंस में ये अर्थ है। यहाँ पर कौन सा ऐसा शब्द है जो हम हाईलाइट करेंगे, along with, ये दो कॉम्बिनेशन है। अब along with बेटा ऐसे भी लिखा जाता है, along with, या फिर along with, इसको एक वर्ड की तरह भी लिखा जाता है, दोनों ही सही हैं बिल्कुल। along with भी एक प्रपोजिशन है, कौन सा, फ्रेजल। फ्रेज या फ्रेजल प्रपोजिशन कहा जा सकता है, फ्रेज प्रपोजिशन भी कहा जा सकता है, एब्सोल्युटली करेक्ट है, कुछ गलत नहीं है। along with का अब अर्थ क्या है, प्रीपोजिशन को समझने में इसलिए भी कन्फ्यूजन होती है कि जो जो शब्द होते हैं प्रीपोजिशंस के, उनके अर्थ हमें नहीं पता होते हैं। तो
अर्थ भी पता करना ज़रूरी है, राइट। अब सारे के सारे प्रेपोजिशंस के मीनिंग तो आपको नहीं सिखाए जा सकते, तो क्या करेंगे, डिक्शनरी पढ़ना स्टार्ट करें। सबसे पहली चीज़, ज़रूरी नहीं है कि प्रपोजिशन के हिसाब से मीनिंग समझें, ये वोकैबुलरी ठीक करने का भी एक तरीका होता है। डिक्शनरी तो पढ़ें, उसके अलावा रीडिंग भी करें, इसलिए स्टूडेंट्स कभी, ताकि लिमिटेड ना रहें आप। सो ये मेरा एक सजेशन भी है आपको। और बाकी जो मैं यहाँ आपको सिखा रही हूँ वो तो मीनिंग मैं सिखाती ही रहूँगी, बताती ही रहूँगी, राइट। सो शी इज़ गोइंग टू अ पार्टी अलॉन्ग विद हर फ्रेंड्स, अलॉन्ग विद हो गया के साथ, ठीक है। तो वो पार्टी में जा रही है अपने फ्रेंड्स के साथ, राइट। तो ये के साथ, फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ, राइट। क्लियर है मीनिंग स्टूडेंट्स। और क्या आपको फ्रेज प्रपोजिशन का मीनिंग समझ में आ गया। एक चीज़ और देखिए, जो फ्रेज प्रपोजिशंस होते हैं वो बनते किससे हैं, सिंपल प्रपोजिशंस, नाउन्स, प्रोनाउंस, इन सब का कॉम्बिनेशन होता है, उससे हमारे जो फ्रेज प्रपोजिशन है वो बनते हैं। आगे जब हम और एग्जाम्पल्स देखेंगे आगे, तब हम और इजीली समझेंगे, लेकिन बेसिकली फ्रेज प्रपोजिशन इसी से ही बनता है। और जो सबसे बेसिक तरीका है सीखने का वो हमने आपको बता ही दिया है कि किस तरीके से ये बनता है, राइट स्टूडेंट्स, राइट। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर है। अब इसके बाद हम लास्ट आते हैं पार्टिसिपियल या पार्टिसिपल पर भी, राइट। यहाँ पर क्या आपको ये लिखा हुआ है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है या पास्ट पार्टिसिपल है, ये नहीं लिखा ना। प्रेजेंट पार्टिसिपल होता तो हम क्या करते, वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता उसके साथ आईएनजी लगा देते, राइट। और अगर पास्ट पार्टिसिपल होता तो ईडी, ईएन, टी ये सब लगा देते, लेकिन हमारे पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं। इसीलिए हमें यहाँ पर पार्टिसिपल से क्या पता चलता है कि हम उसके साथ क्या क्या ऐड करते हैं। हम इसके साथ ऐड करते हैं आईएनजी, ईएन या ईडी। ये मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं स्टूडेंट्स। एक्सेप्शंस ज़रूर होते हैं, मैंने पहले भी बताया है कि ग्रामर में बहुत जगह एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन वो एक लेवल पर आने के बाद ही हम उसको सीखते हैं, बेसिक में कभी भी नहीं सीखते हैं, राइट। तो बेसिक में अब हम यही सीखेंगे। अब देखिए, रिगार्डिंग, तो रिगार्ड वर्ड है और आईएनजी लगाया। ड्यूरिंग, कंसर्निंग, नॉटविथस्टैंडिंग, बारिंग, गिवन, ईएन का, एक्सपेक्टेड, ईडी का, राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है। आई होप आपको यहाँ तक सब समझ में आया होगा। अब यही सारे जो प्रपोजिशंस हैं वो किस तरीके से टाइम में, प्लेस में, इसके अंदर किस तरीके से, और ट्रैवल मूवमेंट में किस तरीके से विभाजित होते हैं या किस तरीके से इनका प्रयोग वहाँ होता है, अब हम ये सीखते हैं। अब यहाँ स्टूडेंट्स जो बी टाइप वाले प्रपोजिशंस हैं उसमें आते हैं, और इसी के अंदर ही ए टाइप के सबका समावेश जो होता है, तो किस तरीके से विभाजन करा हुआ है बेसिकली। तो यहाँ पर प्रपोजिशंस ऑफ टाइम है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आज के वीडियो में हम प्रपोजिशन ऑफ टाइम एंड डेट और प्रपोजिशन ऑफ ट्रैवल एंड मूवमेंट इसे कवर करेंगे। टाइम और डेट का क्या मतलब होता है, समय बेसिकली। तो समय, दिन, काल, ये क्या है, इसके अनुसार हम किस तरीके से जो प्रपोजिशंस हैं उनका इस्तेमाल करते हैं वो सीखेंगे। उसके अलावा ट्रैवल और मूवमेंट को लेकर, चूँकि मैंने आपको पहले भी बेटा कई बार समझाया है कि जब हम ग्रामर में, जब तक हम तुलना करने के लिए ना कहें, तुलना करनी नहीं चाहिए अपने आप से, चाहे कोई भी टॉपिक हम कवर कर रहे हों। ये मैंने आपको कई बार हिदायत दी है, ठीक है। और इसी बात पर आप लाइक भी कर दीजिए सेशन को, अगर अभी तक नहीं किया है तो, ठीक है। लाइक करना नहीं भूलना होता है आपको, राइट स्टूडेंट्स। चलिए, प्रपोजिशंस ऑफ ट्रैवल एंड मूवमेंट का यहाँ पर जब मैं, मान लीजिए आपको जब एक्सप्लेन करने लगूँ, कभी भी उसको प्लेस और डायरेक्शन से कंपेयर मत कीजिए, या टाइम और डेट से कंपेयर मत कीजिए, कभी भी कंपैरिजन मत कीजिए। कंपैरिजन करने की एक जगह, एक टाइम होता है कंपेयर करने का, जब ये तीनों ही आपको सेपरेटली अच्छे से जब समझ में आ जाते हैं ना, तभी हम तुलना कर सकते हैं। अदरवाइज हम तुलना नहीं कर सकते, हम इस पोजीशन में ही नहीं होते कि तुलना कर सकें, ठीक है। या कह सकते हैं हम इतने लायक नहीं हो पाते हैं तब तक जब तक ये तीनों ना सीख लें कि हम तुलना कर सकें, है ना। तो जब तक मैं आपको प्रीपोजिशन ऑफ टाइम एंड डेट बताऊंगी तब तक सारा ध्यान टाइम एंड डेट के हिसाब से अनुसार ही रखिएगा। जब मैं आपको ट्रैवल और मूवमेंट सिखाऊंगी तब सारा ध्यान उसी पर रखिएगा।
जब ये दोनों एक बार थोड़ा थोड़ा ही सही समझ में आ जाएं, तब भले ही इन दोनों का कंपेयर करो, अदरवाइज नहीं करेंगे, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। और ये जो प्रपोजिशंस के साथ जो कंफ्यूजन बना रहता है ना, वो परमानेंट रह जाएगा और वो हमको नहीं करना है, राइट। चलिए अब देखते हैं कि प्रपोजिशंस ऑफ टाइम एंड डेट क्या होगा, जो समय के अनुसार हो। प्लेस और डायरेक्शन क्या होगा, या तो जगह या दिशा, ठीक है। डायरेक्शन क्या होती है, दिशा होती है ना, इधर उधर किधर, वही है, राइट। और टाइम और का मैंने आपको पहले भी समझाया कि टाइम सिर्फ वो नहीं होता जो घड़ी का टाइम हो जाए या दिन हमें बताए कि भाई बुधवार है या गुरुवार है, नहीं, वो नहीं होता। क्या होता है, अब, जब, तब, कब, ये सब पहले बाद में, ये सब भी समय ही दर्शाता है, राइट। इसके अलावा ट्रैवल और मूवमेंट है कि ट्रैवल तो शायद यात्रा जो है वो तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम मान लीजिए बस से ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन से ट्रैवल इधर से उधर जा रहे हैं, तो वो है। उसके अलावा हमेशा इधर से उधर जाना वो यात्रा नहीं कहलाती। यानी मान लीजिए आप अपने घर से, घर के अंदर एक कमरे से दूसरे कमरे में गए, तो क्या यात्रा कहलाएगी क्या कि मैं ट्रैवल के लिए निकल गया? नहीं, वो यात्रा नहीं, वो मूवमेंट कहलाएगी, या हलचल कह सकते हैं, या इधर से उधर जाना, राइट। ये मूवमेंट में आता है। यही आपको विभाजन थोड़ा क्लियरली अंडरस्टैंड करने हैं और थोड़ा सा वही दिमाग अप्लाई करना है और प्रपोजिशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल्स जो है प्रपोजिशंस कौन से वाले सेगमेंट में कौन से होते हैं मैंने दिए हुए भी हैं, और इसके अलावा और भी लंबी लिस्ट जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड भी करवाई हुई है, ज़रूर से ज़रूर देखिए। और अब हम देखते हैं हमारे प्रपोजिशंस ऑफ टाइम एंड डेट, और जो सबसे कॉमनली यूज़ होने वाला शब्द है सबसे पहले है ऑन। तो ऑन किसके लिए इस्तेमाल होता है बेसिकली, या तो डेज के लिए या वीकेंड्स के लिए, ठीक है। यानी या तो दिन बताने के लिए, या वीकेंड क्या होता है, सैटरडे संडे जो होता है, यानी हफ्ते का तो जो अंत होता है, वीक एंड, हफ्ते का अंत, वो दर्शाने के लिए सैटरडेज या संडेज, राइट। तो देखिए एग्जाम्पल, मैनी स्कूल्स आर ओपन ऑन सैटरडेज, यानी पूरे एक दिन की बात हो रही है, ठीक है, हफ्ते के एक दिन की बात हो रही है, यहाँ सिर्फ वीकेंड की बात नहीं हो रही है, एक दिन की बात हो रही है। तो मैनी स्कूल्स आर ओपन ऑन सैटरडेज, यानी कई स्कूल्स ऐसे होते हैं जहाँ 5 डे वर्किंग ही होता है, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, बस सैटरडे और संडे को छुट्टी रहती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्कूल्स भी होते हैं जहाँ मंडे से लेकर सैटरडे तक जाना होता है। कई जगह सिर्फ सेकंड सैटरडे की छुट्टी होती है, कई बार सेकंड और फोर्थ सैटरडे, इस तरीके से अलग अलग सिस्टम होता है। कई स्कूल्स में सिर्फ सैटरडेज के दिन ही छुट्टी होती है। हमने यहाँ सिंपल सा ऑन लगा लिया, ये आपको बहुत इजीली समझ में आया होगा। दे गो टू द सिनेमा ऑन वीकेंड्स, मतलब हफ्ते के, अब यहाँ वीकेंड्स मैंने अभी आपको बताया सैटरडे संडे, लेकिन अगर सैटरडे कुछ जगह छुट्टी नहीं है, भले ही ऑफिस है या भले ही स्कूल है, तो क्या वो तब भी वीकेंड कहलाएगा? जी हाँ, क्योंकि वो हफ्ते का अंत ही होता है। लेकिन ऐसे में काउंट अलग तरीके से करते हैं। वीकेंड हमेशा 2 तरीके से काउंट होता है बेटा, या तो वीकेंड काउंट होगा 2 दिन, यानी पूरा सैटरडे और पूरा संडे, या फिर काउंट होगा 1.5 दिन कि पूरा संडे और आधा सैटरडे। आधा सैटरडे क्यों? क्योंकि फर्स्ट हाफ में तो आप काम करने या स्कूल जहाँ जाना है या कॉलेज जाना है तो उसमें चले गए हो, तो पूरी तो छुट्टी नहीं मिली ना, लेकिन सैटरडे इवनिंग आपकी फ्री रहती है क्योंकि अगले दिन कहीं नहीं जाना, तो इसीलिए वो भी वीकेंड ही कहलाता है। जब दिन की इस तरीके से बात हो, या हफ्ते की किसी भी दिन की बात हो, या मंथ की भी हम बात करें, तो लेकिन पूरे मंथ की बात हम, जैसे अगर हम हमारे जन्मदिन की बात करें, ठीक है, तो व्हेन इज़ योर बर्थडे, इट इज़ ऑन दिस डेट। तो डेट की अगर बात करें तो हमने एक दिन बोला है, दिन बोला है, पूरा महीना नहीं। या अगर हम कहें ऑन 14th ऑफ जैन, ठीक है, किसी भी चीज़ की मान लीजिए मीटिंग ही है तो ऑन 14th ऑफ जैन, संक्रांत, मकर संक्रांति भी होती है, अब तो खैर डेट चेंज होकर 15th ऑफ जैन हो गई है, लेकिन 14th ऑफ जैन भी रहती तो ऑन 14th ऑफ जैन। तो ये जनवरी का पूरा महीना थोड़ी आ गया, महीने का एक दिन है। क्या है? एक दिन है, वो ध्यान में रखिए। राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है, समझ में आया? आगे बढ़ें। नेक्स्ट इज इन। इन कहाँ यूज़ होता है? जब भी हम समय की बात कर रहे होते हैं, महीनों में, पूरे महीने की अगर बात हो रही होती है, जैसे इन जनवरी, ठीक है, आई विल बी टेकिंग फ्यू डेज ऑफ
इन जनवरी, मतलब मैं जनवरी महीने में कुछ दिन की छुट्टी लूँगी, तो आई विल बी टेकिंग ऑफ या लीव इन जनवरी, ठीक है, जनवरी में छुट्टी लूँगी। पूरे महीने के लिए जब इस्तेमाल होता है, सीजन्स के लिए जब इस्तेमाल होता है, ठीक है, इन समर्स, इन विंटर्स, राइट, तो इन इस्तेमाल होता है, या in the year 2024-25 या in the year 2024, in the year 2025, राइट, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद करने वाला है, ठीक है, इसको थोड़ा सा याद ही करना पड़ेगा कि समय के लिए जब हम इन की बात कर रहे होते हैं तो कहाँ, मैंने जब आपको एग्जाम्पल दिया था टेबल का, चेयर का, वो क्या समय दर्शाता है? नहीं, वो एक जगह, सतह, प्लेस दर्शाता है, ठीक है। यहाँ पर हम समय की बात कर रहे हैं तो हम टेबल कुर्सी को ध्यान में नहीं लेकर आएंगे, ठीक है। आगे देखिए, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, ठीक है। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई कैन नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं जल्दी जग जाती हूँ सुबह, या मैं सुबह जल्दी नहीं जग सकती, तो इन द मॉर्निंग सेम अप्लाइज टू आफ्टरनून, इवनिंग, ठीक है। उसके अलावा अब पीरियड ऑफ टाइम, अब पीरियड ऑफ टाइम का मतलब एक ड्यूरेशन, एक दौरान दर्शाने के लिए भी हम इन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? देखिए सारे एग्जाम्पल हम देखते हैं। पहले आई फेल इल इन दिसंबर, पूरे महीने के लिए आ गया। इन द इवनिंग आई लाइक टू रिलैक्स विद अ बुक, इवनिंग का मतलब कौन सी पहर है, ये एक तरीके से पहर दर्शा रहा है, ठीक है। तो मौसम, महीना, साल, पहर या दौरान या ड्यूरेशन, ये सब में इन इस्तेमाल होगा जब समय की बात हो रही है, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट फिल्म आई हैव सीन इन अ ईयर, तो यहाँ पर ये जो ईयर है वो ईयर एक साल की, यहाँ पर ये वाला ईयर नहीं है। मान लीजिए 2024 यहाँ पर एक स्पेसिफिक ईयर है बेटा, एक खास साल है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। आई स्टार्टेड वर्किंग एट दिस प्लेस इन 2024 के अंदर मैंने यहाँ पर काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन यहाँ पर है कोई स्पेसिफिक साल नहीं बता रही है कि लगभग एक साल में, मैंने ये पहली पिक्चर है जो पिछले एक साल में मैंने देखी है, तो ये एक साल का पूरा ड्यूरेशन दर्शा रहे हैं। हो सकता है वो एक साल, ज़रूरी नहीं 365 दिन ही हो सकता है 400 दिन भी हो गए हों, और हो सकता है 300 दिन ही हो। ये एक अंदाज़ा लगाने की बात हो रही है कि लगभग एक साल हो गया है, या लगभग एक महीना हो गया है, या लगभग 2-3 साल, या पता नहीं कितने टाइम हो गया है कि मैंने इतने टाइम में पहली पिक्चर देखी, अभी इतना टाइम हो गया है। तो वो दर्शाने के लिए भी इन शब्द का ही इस्तेमाल होता है, राइट। नेक्स्ट इज एट। एट जब स्पेसिफिक टाइम होता है, देखिए जैसे एट नाइट, ठीक है। एंड एग्जैक्ट और पर्टिकुलर टाइम, जो स्पेसिफिक टाइम हो, जैसे 12 बजे, तो ये स्पेसिफिक टाइम हो गया। 12:05 भी स्पेसिफिक टाइम ही है। तो जब आप स्पेसिफिक एक टाइम बताते हो तब हम एट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ सो ह्यूमिड यू नीड द एयर कंडीशन एट नाइट, रात में। तो पूरी रात जो होती है, भले 8 घंटे की वो रात है, लेकिन उस 8 घंटे की रात को एक स्पेसिफिक समय के तौर पे गिना जाता है, ठीक है। 8 घंटे की है, 9 घंटे की है, 6 घंटे की है, लेकिन उसको एक स्पेसिफिक टाइम के लिए गिना जाता है। वो ड्यूरेशन के तौर पर नहीं गिनी जाती, एक रात इस हिसाब से गिना जाता है, ठीक है। तो एट नाइट, रात में, राइट। ये आई हैव एन अपॉइंटमेंट एट 10 दिस मॉर्निंग, तो दिस मॉर्निंग आ गया तो 10 AM लिखने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन 10 AM लिखा होता तो क्या दिस मॉर्निंग लिखने की आवश्यकता थी? नहीं, टुडे लिख सकते थे कि 10 बजे है, 10 बजे मतलब 10 AM मतलब सुबह ही है, 10 बजे है, लेकिन कब? टुडे, टुमारो, व्हेन, तो ये लिख सकते थे कि टुडे और टुमारो। मॉर्निंग लिखने की ज़रूरत थी अगर AM लिखा होता? जी नहीं। नेक्स्ट कम्स सिंस। सिंस बेसिकली होता है जब हमारे पास एक समय की शुरुआती, मान लीजिए हमने कोई काम 2000 से स्टार्ट करा, 2000 सन 2000 कह रही हूँ, 2000 रुपए नहीं, सन 2000, अभी क्या चल रहा है? 2024, ठीक है, 2024। जब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करते हैं तो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट भी है, एंडिंग पॉइंट भी है कि 2000 से लेकर 2024 तक। लेकिन मान लीजिए हमारे पास दूसरा छोर अभी तक नहीं है, यानी हो सकता है कि मैं, ये एंड दिखाता है, एंड,
अगर मैं मान लीजिए कहीं नौकरी कर रही हूँ, 2000 से मैं नौकरी कर रही हूँ, सन 2000 से मैं वहाँ नौकरी कर रही हूँ, यहाँ पर 10 लिखती हूँ, बार बार 2000 बोल रही हूँ तो थोड़ा कंफर्टेबल नहीं साउंड कर रहा। 2010 से मान लीजिए मैं जॉब कर रही हूँ और 2024 हो गया और अभी भी मैं वहाँ जॉब कर ही रही हूँ, तो मेरा क्या जॉब करने का जो ये समय है, जो मेरा कार्यकाल है, क्या ख़त्म हो गया है? जी नहीं, वो ख़त्म नहीं हुआ है, यानी अभी भी चल ही रहा है। मैं रिटायर नहीं हुई हूँ, अभी भी काम चल ही रहा है। तो यानी हमारे पास सिर्फ स्टार्टिंग ही है उसकी। सो आई एम वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 2010, यानी मैं इस ऑफिस में 2010 से काम कर रही हूँ और ख़त्म नहीं हुआ है वो काम, अभी भी काम कर ही रही हूँ, राइट? तो जहाँ पर स्टार्टिंग होता है लेकिन एंड पॉइंट नहीं है, अभी तक एंड नहीं आया है, राइट? तो क्या आएगा? सिंस इज यूज्ड फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम अंटिल द प्रेजेंट। प्रेजेंट यानी अभी तक जिसका अंत नहीं आया है, शुरुआत ज़रूर हो चुकी है लेकिन अंत नहीं हुआ उस चीज़ का, ठीक है? शीला हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, यानी शीला जो है सुबह से पढ़ रही है, सुबह से पढ़ रही है और अभी शाम का समय हो गया और अभी भी वो पढ़ ही रही है, उसने पढ़ाई ख़त्म नहीं करी अभी तक, सुबह से अभी तक वो पढ़ ही रही है लगातार और उसका पढ़ाई अभी भी जारी ही है, पढ़ना उसका अभी भी जारी ही है, ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है? अब आता है फॉर। फॉर इज़ यूज्ड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये कौन सा पीरियड ऑफ टाइम है? ये कौन सा ड्यूरेशन दिखाता है? ये एक इकट्ठा समय दिखाता है, जैसे 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, ठीक है? मान लीजिए शीला ने सुबह 10 बजे पढ़ना शुरू किया था। कितना बजे बेटा? 10 बजे से पढ़ना शुरू किया था। शाम को 5 बजे तक वो पढ़ ही रही थी, उसने पढ़ना ख़त्म नहीं किया। शाम को 5 बजे उसकी मम्मी ने शीला के पापा को बताया कि पता है आज अपनी बेटी शीला सुबह से पढ़ रही है, शी स्टडिंग सिंस 10 AM। और ये बात कितनी बजे बताई? 5 बजे, यानी 5 बजे जो है अभी भी शीला जो है पढ़ ही रही है, पढ़ाई ख़त्म नहीं हुई है, ठीक है? ये बात बताने के 1 घंटे बाद शीला पढ़ना ख़त्म करती है, यानी ख़त्म करती है तो कितनी? 6 बजे शीला ने पढ़ाई मान लीजिए ख़त्म की, तो शीला ने कितनी देर पढ़ाई करी? 8 घंटे। तो शीला हैड स्टडीड फॉर 8 आवर्स टुडे, ठीक है? तो ये जो फॉर 8, ये इकट्ठा समय जो है वो बताने के लिए होता है और वो इकट्ठा समय जो है वो अधिकतर केसेस में फिक्स जैसा होता है, ठीक है? जैसे यहाँ पर 8 घंटे, तो ये कोई ज़रूरी है ना कि फिक्स 8 घंटे, हो सकता है 5-7 मिनट ऊपर नीचे भी हो, ये हो सकता है ना, लेकिन ये इकट्ठा समय, तो चाहे ये आवर्स दिखाने के लिए हो, डेज दिखाने के लिए हो, ईयर्स दिखाने के लिए हो, सब केसेस में चलेगा। तो दे लिव्ड इन कोलकाता फॉर 6 मंथ्स, महीने बताए हैं कि वो लोग कोलकाता में कितने दिन रहे? 6 महीने। मतलब इसका मतलब अब वो कलकत्ता में या कोलकाता में नहीं रह रहे, 6 महीने रहे थे, फॉर 6 मंथ्स। कलेक्टेड टाइम कहना चाहिए कि कलेक्टेड इकट्ठा समय है उसको बताने के लिए, राइट स्टूडेंट्स? क्लियर है? आगे बढ़ें। नेक्स्ट इज बिफोर। ये तो बहुत इजी है। बिफोर का मतलब पहले, आफ्टर का मतलब बाद में। ये तो सबसे इजी है। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कोई भी जो निर्धारित समय है उसके पहले, जैसे मैंने मीटिंग का एग्जाम्पल दिया कि निर्धारित समय से पहले अगर हो गई तो मतलब बिफोर द टाइम। प्रीपोन हो जाना तो है लेकिन बिफोर द टाइम, बाद में शुरू हो रही है आफ्टर द टाइम, ठीक है? एग्जाम्पल, शी इज अप एंड रेडी बिफोर एवरीवन एल्स, बाकी सबसे पहले वो तैयार हो गई, ठीक है? I fell asleep after I returned home. घर आने के बाद मैं बस सो गई। कई बार बहुत थक जाते हैं ना, कई बार पढ़ाई करके, कहीं पढ़ने जा रहे हैं, स्कूल पढ़ने गए हैं, इतने ज़्यादा थक गए कि घर पर आते ही बस सो गए। तो घर पर आने के बाद सो गई, जैसे ही घर पे लौटी उसके बाद सो गई। क्लियर है? इज़ इट ईजी? अब बढ़ते हैं हमारे टू पर। ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है, टू और विथ। अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं लेकिन अब नहीं होंगे। टू इज यूज्ड टू इंडिकेट द टाइम लेफ्ट बिफोर द स्टेटेड आवर, ठीक है? मार्क द एंड ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम। तो पहले पहला वाला बताते हैं। अगर मैं बोल रही हूँ कि अभी 5 बजे हैं तो हम क्या लिखेंगे? एट 5 PM, ठीक है? यही लिखेंगे ना, 5 PM। अब यहाँ पर मान लीजिए
5 बजने में 15 मिनट शेष हैं, तो हम इसको यूजुअली क्या बोलते हैं, 4:45 हो रहे हैं, 4:45 का टाइम है, जैसे 4:45 का टाइम है, तो हम या तो इसको क्या बोलेंगे, 4:45 बोलेंगे, या 4:45 भी कहा जाता है। इंग्लिश में इस समय को क्या दर्शाएंगे, कितना समय, कितना डिफरेंस है, 15 मिनट, या यहाँ, तो यहाँ पर 15 मिनट को क्वार्टर की तरह कहा जाता है। चलिए क्वार्टर आपको बाद में समझाते हैं, पहले आपको मान लीजिए यहाँ 50 है, 4:50, तो 4:50 अगर है तो कितना समय अभी बचा है 5 बजने में, 10 मिनट बचे हैं, है ना। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, इट्स 10 to 5, इट्स 10 to 5 PM। तो ये जो 2 आया ना और ये जो 10 आया, इसका ये मतलब है कि 10 to 5 PM का मतलब ये होता है कि 5 बजने में 10 मिनट बचे हैं। ठीक है, ये हमने 5 बजने से पहले का जो समय है उसका है, 5 के आगे जब समय जाता है, यानी 5:15, 5:30 आगे का जो समय जाता है, उसके लिए भी एक शब्द इस्तेमाल होता है, अभी हम 2 ही देखेंगे। ठीक है, 10 to 5 यानी 5 बजने में 10 मिनट है। इसके अलावा बेटा 15 और 30, इसके लिए कौन से शब्द इस्तेमाल होते हैं, क्वार्टर। 15 के लिए शब्द इस्तेमाल होगा क्वार्टर, तो यानी अगर यहाँ पर 4:45 है तो हम बोलेंगे 4:45, यानी 15 मिनट बचे हैं तो हम क्या बोलेंगे, 15 to 5 नहीं बोलते, 4:45 बोलेंगे, राइट। और अगर 30 मिनट हैं तो उसके लिए बोलते हैं हाफ, 30 to 5 बोल सकते हैं, हाफ to 5 भी बोलते हैं, दोनों ही सही है। ठीक है, दोनों ही कॉमन है, राइट। इसके अलावा कोई भी नंबर हो, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, वो नंबर मतलब जितना शेष है वही बताते हैं, राइट। अब यहाँ एक बार घड़ी देख लेते हैं, जैसे ये घड़ी है ना, और हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, घड़ी अच्छी बनाई है मैंने, मुझे लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर बेटा एक चीज़ हम ध्यान दें, जब 5 बजे का समय दिखाया है, ये 5 बजे का समय जब दर्शाया है हमने, तो ये चीज़ ध्यान दें कि जब हम पहले की बात कर रहे हैं, यानी 5 बजने से पहले का कोई भी समय है, उसके 30 हो जाने के बाद, मतलब 5:30 बजे के बाद का कोई, 5:30 बजे से लेके, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, 4:30 बजे से लेके 5 बजे तक का टाइम जब दर्शाना हो, तब तो मैंने अभी जो आपको बताया ना 2, वो वाला रूल लगेगा। कैसे लगेगा, अगर 4:30 हुआ है तो हम क्या बोलेंगे, हाफ, या 30 to 5, या 25 अगर समय बचा है तो 25 to 5 कि भाई 25 मिनट भी बचे हैं, 15 मिनट बचे हैं तो क्या बोलेंगे, 4:45। उसके बाद अगर 10 मिनट बचे हैं या 5 मिनट बचे हैं तो क्या बोलेंगे, 10 to 5 या 5 to 5, ऐसे बोलेंगे। ये सिर्फ कब, जब सिर्फ आधे घंटे पहले की बात हो। ठीक है, मान लीजिए उससे ज्यादा, यानी मान लीजिए 4:15 हुआ है, तो हम उसको कभी भी ये नहीं कहेंगे 45 to 5, कभी भी ये नहीं कहेंगे। उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में हम कहेंगे 15 past 4, 15 past 4, यानी ये वाले 30 मिनट अलग तरीके से बनता है इसका, और ये वाले 30 मिनट इसका समय हम अलग तरीके से बनाते हैं। यानी ये वाला जब समय आता है, मतलब राइट हैंड साइड वाला, यानी 12 से लेकर 6, यानी 1 मिनट से लेकर 29 मिनट तक का अगर समय होता है, तब हम उसको बोलते हैं पास्ट के उसमें आता है। और अगर 30 से लेकर 00 तक का समय आता है, या 59 मिनट मान लीजिए, तब का समय आता है, तब हम क्या बोलेंगे कि 2,
क्या ये समझ में आया? तो यहाँ पर अगर 4:15 हुए हैं, अगर यहाँ 4:15 हुए हैं तो यानी ये इस वाले में आ रहा है बेटा, ये इसके अंदर आ रहा है, तो अगर इसमें आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे? 15 past 4। आया समझ में? 4:15 का है तो क्या है? 15 past 4। तो अभी हमने सिर्फ 2 वाला सीखा है, यानी इधर वाला समय जो है उसके बारे में ही हमने अभी तक बात की है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है? इसके अलावा सेकंड पॉइंट कौन सा है? मार्क द एंड ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी किसी समय का जब अंत बताना हो तो इट्स 10 to 5, इट्स ओनली अ वीक टू दिवाली हॉलीडेज, यानी जब कोई समय ख़त्म होने पर आता है तो भी यही बात, जो समय वाली जो घड़ी वाली बात थी, उसमें भी जब कोई समय अंत होने पर आता है तब हम 2 का इस्तेमाल करते हैं, और जब मान लो कोई वेकेशन है, छुट्टी है, और वो छुट्टी ख़त्म होने पर आती है तब भी 2 का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? इट्स ओनली अ वीक टू दिवाली हॉलीडेज़, यानी दिवाली हॉलीडेज़ आने में, दिवाली की छुट्टियां आने में सिर्फ 1 हफ्ता बाकी है, तो यहाँ पर भी 2 आएगा। राइट स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस टाइम को समझने में कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ है और ये अच्छे से आपको क्लियर है। राइट, आगे बढ़ें। नेक्स्ट इज पास्ट, जो मैंने आपको अभी अभी सिखाया कि पास्ट जो होता है वही, कि जो राइट हैंड साइड वाला टाइम है वही होता है कि पास्ट इज़ यूज फॉर टेलिंग द टाइम। अगेन इट्स 10 past 6। अगर 6:10 हुए हैं तो 6:10 को आप कभी नहीं कहेंगे 50 to 7, कभी भी ये नहीं कहेंगे। अगर 6:10 हुए हैं तो आप कभी भी उसको ये नहीं कहेंगे, क्योंकि 7 बजने में तो 50 मिनट बचे, तो आप कभी नहीं बोलेंगे 50 to 7, कभी नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे फर्स्ट हाफ वाले सेक्शन में आता है। तो हम क्या बोलेंगे? 10 past 6, यानी 6:10 हो गए हैं। समझ में आया स्टूडेंट्स? आगे बढ़े। नेक्स्ट इज फ्रॉम। फ्रॉम इज यूज टू शो द टाइम एंड समथिंग स्टार्ट्स एंड एंड्स। मतलब फ्रॉम क्या होता है? जहाँ से कोई समय, जैसे मैंने 2023 बोला, 2023 से लेकर 2024 तक, तो 2023 से जो स्टार्ट हुआ है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ से लेकर दिखाने के लिए फ्रॉम आता है। देखिए, द लाइब्रेरी इज ओपन फ्रॉम 9 to 6, 9 बजे से 6 बजे तक। शर्त इसमें क्या है? जैसे मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था सिंस वाला, 2010 से लेके 2024, ये 24 जब एंड हो जाता है, एंड मतलब फ्रॉम तभी आता है जब जिस चीज़ के बारे में बता रहे हैं वो अंत हो चुकी है, वो समय का अंत हो चुका है। मतलब मान लीजिए 2024 में व्यक्ति रिटायर हो गया है, तो क्या बोलेगा? मैंने 2010 से लेकर 2024 तक काम किया, यानी 2024 में काम खत्म हो गया है। सिंस सिर्फ तब आता, कब आता? जब वो काम खत्म नहीं हुआ होता, अभी भी जारी रहता। तो यहाँ जब खत्म हो गया तब हमने क्या इस्तेमाल किया बेटा? फ्रॉम। राइट, यहाँ तक अच्छे से क्लियर है? यहाँ आ गया हमारा टिल या अनटिल। ये क्या दर्शाता है? इट इज़ यूज टू इंडिकेट एन एक्शन अप टू अ सर्टेन टाइम। कोई काम किसी निर्धारित समय तक, किसी फिक्स समय तक जब कोई काम होता है। कैसे? दे रिमेन स्टैंडिंग टिल या अनटिल ऑल द गेस्ट्स हैड लेफ्ट। क्या घड़ी वाला समय बताया? क्या दिन वाला समय कुछ ऐसा बताया? साल का ऐसा कोई समय बताया? नहीं। यहाँ पर आपको कौन सा वाला समय बताया है? जब तक सारे गेस्ट चले नहीं गए तब तक वो यहाँ खड़े रहे। अभी फ्रॉम, सिंस, टू, ये जितने भी मैंने आपको बताए हैं, ड्यूरेशन बताए हैं, तो ईयर्स के हिसाब से बताए हैं, डेज के हिसाब से, डेट्स के हिसाब से, घड़ी वाले समय के हिसाब से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। वे तब तक, कब तक भाई? कोई समय है? सच नहीं। वे तब तक खड़े रहे जब तक सारे गेस्ट चले नहीं गए, यानी उनका कोई जो भी वो जैसे खड़े रहने का उनका जो काम रहा एकदम, वो कब तक का रहा? जब तक सारे गेस्ट चले नहीं गए। तो हो सकता है गेस्ट को हॉल से निकल जाने में 15 मिनट ही लगे हो सकता है 3 घंटे लगा दिए हो, बातें करते करते जाते हैं ना कई लोग, तो समय ज़्यादा लगा दिया हो। तो तब तक जब तक वाले भी वर्ड्स होते हैं समय में ही तो आते हैं ना बेटा। और ये टिल या अनटिल काम के अगेन अंत को दिखाते हैं कि जब तक से लेके तब तक, तो तब तक
ऐसा लग रहा है कि आज तक बोल रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ से लेकर यहाँ तक तो किसी चीज़ का जब एंड पॉइंट बता रहे होते हैं बेसिकली, वहाँ पर आता है कि कोई काम कब तक हुआ, तो तब तक हुआ, ठीक है। मतलब एंड ही बताया ना कि आज तुमने पढ़ाई कब तक की, जब तक मुझे नींद नहीं आई, तो मतलब एंड, कि जब नींद आ गई तो वो काम खत्म होने पर आया, तो वो एंड बताना। राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है? By used to indicate an action not later than a certain time, यानी by का मतलब है कोई ऐसा एक्शन not later than, मतलब एक certain time के बाद वाला समय निर्धारित नहीं करता। ये बताइए क्या होता है? They said he would recover by the end of the day, दिन के आखिर तक, दिन के आखिर तक वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये है ना एक इसको ये कहना चाहिए कि एक आइडिया दिया जाता है समय का। यहाँ पर until या till में एक एक्शन या तो ख़त्म हो चुका है, या तो वो एक्शन ख़त्म हो चुका है, या आपको एक सर्टेन टाइम के बारे में बता दिया गया है कि क्या निर्देश दे दिया गया है कि जब तक सारे गेस्ट चले नहीं जाते तब तक तुम्हें खड़े रहना ही है, ठीक है। यहाँ पर एक दिन के हिसाब से आपको टाइम दिया है, अगेन डे आ गया है कि बाय द एंड ऑफ द डे, दिन के हिसाब से एक टाइम है। यहाँ पर कोई ऐसा टाइम नहीं है, दिन तारीख कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ पर दिन के हिसाब से बाय द एंड ऑफ द डे, बाय द एंड ऑफ द मीटिंग भी किस समय तक ख़त्म होने को आई, तो कोई चीज़ एंड होने के जस्ट पहले, यानी टिल है, इस टिल को हम मान लीजिए स्क्वायर से दर्शाते हैं। मान लीजिए ये रेक्टेंगल बन गया, चलिए रेक्टेंगल से दर्शाते हैं, और बाय को हम सर्कल से दर्शाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो लाइन मैंने खींची है ना, आप ये मान लीजिए कि ये लाइन एक काम चल रहा है, ठीक है, और ये काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। ये जो पॉइंट है, पॉइंट मैं पिंक कलर से बना देती हूँ, यहाँ पर नहीं दूसरा कलर लेते हैं, रेड कलर लेते हैं। ये रेड कलर से मैं ये पॉइंट बना देती हूँ। ये पॉइंट क्या है? हम ये पॉइंट मानेंगे फुल स्टॉप है, और इस फुल स्टॉप पर जो है ये काम ख़त्म हो गया है। जो भी काम चल रहा हो, चाहे गेस्ट के जाने का काम हो, चाहे मीटिंग का काम हो, राइट। जब until कब इस्तेमाल होता है? जब हम इस पॉइंट के जस्ट बाद की बात कर रहे हो कि वो कब तक खड़े रहे, जब तक सारे गेस्ट चले नहीं गए, यानी ये सारा काम जब तक हुआ नहीं तब तक वे गए नहीं, तब तक वे वहीं खड़े रहे जब तक सारे गेस्ट गए नहीं। तो ये जो फुल स्टॉप जहाँ काम हो रहा है ना, मतलब पूरा ख़त्म नहीं हुआ तब तक वो वहाँ खड़े रहे। वहीं बाय कहाँ आता है? ये जो एंड है ना उसके जस्ट पहले, उसका थोड़ा ही पहले, कि मीटिंग चल रही है, अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, ख़त्म होने को आई है कि शायद 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट में ख़त्म हो ही जाएगी, उसके जस्ट पहले वहाँ पर आता है हमारा बाय। और ये टिल या अनटिल, टिल या अनटिल दोनों ही लिख देती हूँ, ठीक है। ये समझ में आया? इसी तरीके से आपको सीखना समझना इसको पड़ेगा बेटा, राइट, कि किस तरीके से हमारा, कि जब कोई भी काम ख़त्म होने को आया है, हुआ नहीं है, ठीक है, और यहाँ पर टिल अनटिल के काम ख़त्म हो गया है तब तक। क्लियर है? ये था हमारा टाइम को लेकर, जो हमारे प्रपोजिशंस थे वो टाइम को लेकर ये ख़त्म होते हैं यहाँ पर। और अब हम देखेंगे प्रपोजिशंस ऑफ ट्रैवल एंड मूवमेंट। तो स्टूडेंट्स, अब हम आ गए हैं prepositions of travel and movement. Study these expressions to understand the use of prepositions of travel and movement. यानी स्टूडेंट्स बेसिकली कुछ भी अलग से इसका मीनिंग नहीं है, सिर्फ यही मीनिंग है कि वो प्रपोजिशंस हमें सीखने हैं जो एक तो ट्रैवल को दिखाएं यानी यात्रा करने को, और एक मूवमेंट को दिखाएं यानी इधर से उधर जब हम गए। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम घर में ही एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं तो उसको यात्रा करना थोड़ी ना कहेंगे, या उसको भाई मैं घूमने निकला हूँ ये थोड़ी ना कहेंगे, यानी वो एक किस्म का मूवमेंट हुआ या हलचल हुई, राइट। तो अब हमें ट्रैवल और मूवमेंट के दौरान जैसे प्रपोजिशंस को इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से करते हैं वो सीख लेते हैं। सबसे पहला है बाय। हमने जो लास्ट प्रपोजिशन पढ़ा था टाइम में, वो भी क्या था? बाय ही था। और उसमें हमने क्या सीखा था कि जब कोई समय, कोई भी काम
जिस समय पर आ जाए तो बस ख़त्म होने वाला हो। जैसे हमने मीटिंग का एग्जाम्पल जो देखा था, तो मीटिंग ख़त्म नहीं हुई है, ख़त्म होने पर आ गई है, तो यानी शब्द वही है बाय, उसका इस्तेमाल वहाँ जिस तरीके से था वो हमने देखा। यहाँ कैसा होगा, ट्रैवल बाय ट्रेन, बस, प्लेन, शिप, एयर, सी, रेल, लैंड, यानी आप किसके द्वारा या कौन से, कैसे ट्रैवल कर रहे हैं, यानी यहाँ पर एक चाहे ट्रेन हो, यानी कौन सा साधन है, ट्रेन रेल यात्रा है, हवाई यात्रा है, या समुद्री यात्रा है, सड़क यात्रा है, तो वो किस साधन से आप कर रहे हैं यात्रा, उसे ही कहा, उसमें हम बाय इस्तेमाल करते हैं कि कौन से साधन से आप इस्तेमाल करते हैं। आई एम ट्रैवलिंग बाय बस, आई एम ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, आई एम ट्रैवलिंग बाय फ्लाइट या प्लेन, राइट। तो ट्रैवलिंग बाय प्लेन आता है यूजुअली, राइट। आया समझ में स्टूडेंट्स, क्लियर है। अब आ गया हमारा ऑन, समय में भी ऑन आया था, किस किस में आया था, दिन दिखाने के लिए आया था, वीकेंड्स को दिखाने के लिए आया था, अभी क्या है, या डेट्स को दिखाने के लिए भी हम बोल सकते हैं, राइट। यहाँ क्या है, ट्रेवल ऑन हॉर्स बैक, फुट, गेट ऑन द बस, ट्रेन, साइकिल, प्लेन, हॉर्स कार्ट। यहाँ पर कैसे किस तरीके से इस्तेमाल होता है स्टूडेंट्स, देखिए, जब भी हम किसी व्हीकल की बात कर रहे हों, व्हीकल, तो व्हीकल के अंदर या व्हीकल के बाहर इस तरह से है कि मान लीजिए आप किसी व्हीकल के अंदर बैठे हैं, तो अगर कोई लार्ज व्हीकल है, ठीक है, एक हम मान के चलते हैं, एक तो व्हीकल है जो बहुत ही बड़ा है, और एक व्हीकल है जो बहुत छोटा व्हीकल है, मान लीजिए स्मॉल व्हीकल। अब ये लार्ज और स्मॉल की क्या परिभाषा है, मान लीजिए आपके घर में एक गाड़ी है, उस गाड़ी को अगर आप किसी समुद्री जहाज से कंपेयर करोगे तो आपकी गाड़ी छोटी ही है, लेकिन अगर वहीं पर आप उस गाड़ी को अपने घर की किसी साइकिल से कंपेयर करोगे तो साइकिल छोटी है। तो आप किस आधार पे मानते हो स्मॉल व्हीकल्स और लार्ज व्हीकल्स? बेसिकली लार्ज व्हीकल्स का मतलब होता है ट्रेन हो गई, इतने लार्ज, ठीक है, ट्रेन हो गई, फिर से समुद्री जहाज जो हैं वो हो गए, अगेन एरोप्लेन जो हैं वो हो गए। जब हम इनकी बात करते हैं प्लस इसमें टू व्हीलर जो होते हैं वो भी आ जाते हैं, ठीक है, कि बाइक मान लीजिए या बाईसाइकिल मान लीजिए, साइकिल लिख रही हूँ, ठीक है, ये टू व्हीलर जो होते हैं वो भी, इनके केस में हमेशा ऑन का ही इस्तेमाल होता है। ऐसा क्यों? लार्ज व्हीकल की अगर बात करें, जैसे ट्रेन हो गई या एरोप्लेन है या जहाज़ है, तो ये वो व्हीकल्स हैं बेटा जिसके अंदर आप आराम से मूवमेंट कर सकते हैं। मूवमेंट कैसी, कि इधर से उधर जा सकते हैं। अगर आपने जहाज़ की बात अगर मैं कहूँ आपसे, तो जहाज़ अपने आप में एक चलता फिरता शहर होता है, इतना बड़ा होता है जहाज़। तो इस तरीके की अगर बात करें, इस तरीके के व्हीकल्स की अगर बात करें, तो हमेशा उनके साथ ऑन लगेगा, राइट। वहीं अगर हम बाइक या साइकिल की बात करते हैं ना, बाइक और साइकिल की बात करते हैं, तो उसके साथ आई एम राइडिंग ऑन अ बाइक या ऑन अ बाईसाइकिल, क्योंकि इनकी एक सतह है, एक सीट है, एक सतह आ जाती है। तो वहाँ पर अगर बात करें उस यात्रा की, जब बात करते हैं, तो इन व्हीकल के साथ हम क्या लगाते हैं, ऑन। यहाँ हम कौन से साधन के द्वारा ट्रैवल कर रहे हैं वो नहीं आ रहा है। आप बेसिकली अभी कहाँ आई एम ट्रैवलिंग, आई एम ऑन द ट्रेन, राइट, ये बता रहे कि कहाँ हो, बेसिकली इस तरीके से कि आपकी यात्रा कहाँ से कैसे क्या हो रही है, इस तरीके से बताया जाता है। वहीं पर ही हम स्मॉल व्हीकल्स, जो हमारे व्हीकल्स हैं बेसिकली, हम जो ओन करते हैं, चाहे वो कार हो, चाहे वो कोई भी कार होती है ना, उस हिसाब से, तो उसके अंदर हमेशा इन इस्तेमाल रहता है। आई एम इन द कार, आई एम ऑन द कार नहीं आता। वहीं अगर बस अगर आएगा तो हम बोल सकते हैं आई एम ऑन द बस। तो वाई इन द कार, वाई ऑन द बस, ऐसा क्यों हुआ? क्या आपको ये समझ में आया? क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? आगे बढ़े। इसमें देखिए, इसके अलावा देखिए, हॉर्सेस जो है उसके लिए भी इस्तेमाल होता है ऑन। कोई कार्ट होती है ना, जैसे
कार्ट एक तरीके का होता है कि जिस तरह से बैलगाड़ी होती है तो बैल के पीछे वो जो गाड़ी लगी रहती है वो कार्ट ही कहलाती है, वैगन भी बोलते हैं। तो वो जो कार्ट होती है दैट इज़ अगेन उस पर भी ऑन ही इस्तेमाल होगा, उसके पहले भी। राइट स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। नेक्स्ट इज़ फ्रॉम। फ्रॉम मैंने पहले भी आपको टाइम के लिए भी समझाया था, उसका इस्तेमाल यहाँ पर भी यानी ट्रैवलिंग में भी सिमिलर यूज़ है। डिफरेंस बस ये है कि वहाँ समय को दर्शा रहा था, यहाँ पर जगह को दर्शाता है। मान लीजिए कोई मेरठ से जयपुर आ रहा है तो यानी दोनों डेस्टिनेशन है, जहाँ से हम शुरुआत करेंगे जर्नी वो डेस्टिनेशन भी है और जहाँ हम अंत करेंगे हमारी जर्नी वो डेस्टिनेशन भी है। तो फ्रॉम मेरठ टू जयपुर ये हमारा पूरा रास्ता हो गया ना, पूरा ट्रैवलिंग रूट जो है, रूट बता रहे हैं, ठीक है, कि ये हमारा हो गया। लेकिन कभी भी अगर आप सोचें कि सिंस भी आता होगा तो ट्रैवलिंग के अंदर सिंस जैसा शब्द नहीं होता, राइट। तो यहाँ फ्रॉम का मतलब क्या हुआ, एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं तो फ्रॉम इस्तेमाल करते हैं। फ्रॉम के साथ टू आता है, ये एक तरीके से पैर में इस्तेमाल होते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह तक, राइट। देन कम्स एट। अराइव एट अ स्पेसिफिक प्लेस, डेस्टिनेशन, एड्रेस, होटल, रेस्टोरेंट, एयरपोर्ट, स्टेशन एक्सेट्रा। जब हमारे पास कोई एक स्टॉप है कि आपको कहाँ जाना है, उस रेस्टोरेंट में जाना है, तो आपके पास एक स्पेसिफिक एड्रेस है, एक स्पेसिफिक स्थान है कि आपको यहाँ जाना है। आप अगर मैं आपकी ऑनलाइन डेस्टिनेशंस की बात, ऑनलाइन की बात करूँ तो आपको कभी भी कहीं जाना हो, मान लीजिए कोई नई जगह जाना है, कोई भी जगह, तो वहाँ पर आपको पूरा रूट बताया जाता है ना। मान लो आपको ए से बी तक जाना है, ठीक है, और मान लो इस ए से बी तक का जो रूट है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है, इस तरीके से ये रूट है, देखिए एस सा बन गया है पूरा, है ना, ये रूट है। ऑलराइट, ये जो डेस्टिनेशन कहलाएगी ना, या ये डेस्टिनेशन है, ये डेस्टिनेशन एक स्पेसिफिक जगह है, उसके पहले हम हमेशा एट लगाएंगे, चाहे रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, बस स्टॉप हो, यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, हमेशा एट लगाएंगे। देखिए, चाहे स्पेसिफिक प्लेस, आई एम एट द कैंपस, तुम अभी कहाँ हो, कैंपस पे हूँ। अब कैंपस तो कॉलेज कैंपस है, मान लीजिए कॉलेज कैंपस तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन अगर आप किसी को अपना एड्रेस उस वक्त बता रहे हैं तो आपको वो एक जगह, निर्धारित जगह बतानी होगी कि भाई जहाँ कॉलेज कैंपस है ना, मैं वहाँ हूँ। अगर आप अपने घर पे हैं तो आप क्या हो सकता है, आप अपने घर के ड्राइंग रूम में भी हो सकते हैं, रूम में भी हो सकते हैं, किचन में भी हो सकते हैं, वॉशरूम में भी हो सकते हैं, घर में तो बहुत सारी जगह कहीं भी हो सकते हैं। लेकिन आप जब उसे अपने घर का एड्रेस दे रहे हैं, बेसिकली घर का जब बता रहे हैं, तो आप ये बताएंगे आई एम एट होम। आया समझ में कि जब हम एक निर्धारित जगह की बात कर रहे हैं, राइट स्टूडेंट्स। चलिए, नेक्स्ट इज इन। इन मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले व्हीकल्स को लेकर तो समझाया ही है। उसके अलावा देखिए, अराइव इन अ विलेज, टाउन, सिटी, कंट्री, जब भी गांव, शहर, ऐसी जगहों की बात होती है तो वहाँ पर किस तरीके से इस्तेमाल होता है, इन द सिटी, वेयर आर यू, इन द सिटी, या इन द लंदन सिटी, या कोई भी दूसरा शहर जो है, मैं वहाँ पर अभी हूँ, उस केस में हमेशा इन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि शहर जो है वो एक बड़ी टेरिटरी होती है, बड़ी जगह होती है। कभी भी एट लंदन नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कोई एड्रेस नहीं है, पूरा एक शहर, पूरा एक इलाका है, ठीक है। चाहे देश हो, आई एम इन इंडिया, वेयर आर यू, आई एम इन इंडिया, एट इंडिया नहीं लिख सकते क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है इंडिया। राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट इज इन या इनटू, इसका काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। तो गेट इन या इनटू अ कार, बस, ट्रेन, कैरियज, यहाँ पर आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल्स के आधार पे समझने की ज़रूरत है स्टूडेंट्स, राइट। अब यहाँ स्टूडेंट्स देखिए, इन और इनटू को एक किस तरीके से समझिए। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, शी इज़ वॉकिंग इन द गार्डन, राइट। शी इज़ वॉकिंग इन द गार्डन मतलब गार्डन में है और वॉक कर रही है, चल रही है, एक तरीके से घुमाई ही हो रही है ना, यानी अभी इसका चलना फिरना हो रहा है, मूवमेंट को दर्शा रहा है, ठीक है। एक किस्म की काइंड ऑफ ट्रैवलिंग इसको बोल सकते हैं, बट एज सच ये ट्रैवलिंग नहीं है, घूमना फिरना मूवमेंट से ज़्यादा है, ठीक है।
तो ट्रैवलिंग से तो कम है लेकिन मूवमेंट से ज़्यादा है। लेकिन हम इनका प्रयोग यूजुअली कब करते हैं, जब हम शी इज़ वॉकिंग इन द गार्डन। लेकिन इनटू से समझिए, आपको समझ में आएगा दैट अगर मैं यहाँ लिखूँ वो घर के अंदर चली गई, तो हम क्या लिखेंगे, शी हैज़ gone in the house, she has gone in the house। नो, ये नहीं लिखेंगे, she has gone into the house, she has gone into the house। एक डिफरेंस तो ये होता है कि into जब आता है उसके पहले एक वर्ब जो ज़रूर आता है। अब आप कहेंगे मैम वर्ब तो यहाँ पर भी आया है वॉक, ये भी तो एक वर्ब है, ये भी तो एक एक्शन है। हाँ, लेकिन यहाँ जो गॉन आया है वो गो का थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो हमेशा यहाँ थर्ड फॉर्म आती है, एक तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस, राइट। यहाँ पर एक तो ये आएगा, और दूसरा इससे ये समझ में आया है कि एक मूवमेंट दिखाई है कि अभी अभी ये यहाँ थी, घर के बाहर थी, मे बी गार्डन में ही थी, और जस्ट अभी अंदर चली गई। वो कोई एक्शन लगातार नहीं कर रही है। जब हम बोलते हैं शी इज़ वॉकिंग इन द गार्डन, तो इसका ये मतलब है कि इवनिंग वॉक या मॉर्निंग वॉक या बेसिकली टहल रही है, तो एक प्रॉपर एक्शन में है। लेकिन यहाँ पर वो सिर्फ घर बाहर थी और एक छोटा सा मूवमेंट हुआ। क्या था मूवमेंट, कि अभी यहाँ थी, यहाँ से चल के यहाँ चली गई, दैट्स इट। लेकिन जब किसी चीज़ के अंदर गई है, मान लो घर के अंदर गई है, तो ये भी दर्शाना है, ऐसे नहीं कि दाएं से बाएं आ गई तो इनटू हो गया, नो, किसी के घर कहीं तो गई है ना, वहीं शी इज़ गॉन इनटू अ कार, बस। तो उस केस में हम इनटू शब्द लगाते हैं, अदरवाइज हम इन शब्द का प्रयोग करते हैं, राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट कम्स ऑफ। ऑफ का मतलब दो तरीके से समझिए। एक तो ऑफ होता है कोई चीज़ बंद कर देना, जैसे हम बोलते हैं स्विच ऑफ द टीवी, स्विच ऑफ द लाइट्स। तो वहाँ पर ये जो स्विच ऑफ होता है वो क्या ये वाला ऑफ होता है, जी नहीं, वो ये OFF वाला ऑफ होता है। स्विच ऑफ यानी बंद कर देना। यहाँ पर ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ से उतरना। तो किस चीज़ से, यहाँ पर देखिए जैसे हॉर्स है, बस है, यानी अगर आप किसी चीज़ पे चढ़े हैं, मान लीजिए हॉर्स पे घुड़सवारी अगर कर रहे हैं, तो घोड़े से उतरिए, बस से उतरिए, उसे ही कहा जाता है ऑफ, यानी दिस। गेटिंग द पॉइंट स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड। अब हम यहाँ पर ये सारे हमने मीनिंग समझ लिए हैं, जो ट्रैवल और मूवमेंट है, जब हमने ये समझ लिया है तो एक्सरसाइज भी ज़रूरी है ताकि एप्लीकेशन भी आए समझ में। तो चलिए वो करते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमें सबसे जो करेक्ट प्रपोजिशंस हैं, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रपोजिशंस हैं, वो यूज़ करने हैं, और जो आज हमने पढ़े हैं वही। तो यहाँ पर सबसे पहला सेंटेंस है, द स्कूल बोर्ड विल मीट यू डैश 5 मिनट्स, यानी समय बताया गया है कि 5 मिनट में तुमसे जो स्कूल बोर्ड के जो मेंबर्स हैं वो लोग मिलेंगे। स्कूल बोर्ड अपने आप में ये बताता है कि स्कूल बोर्ड क्या होता है, कोई ब्लैक बोर्ड या स्मार्ट बोर्ड थोड़ी है। बोर्ड मेंबर्स जो होते हैं, जो सीनियर्स होते हैं, वो 5 मिनट में मिलेंगे। तो यहाँ क्या आएगा, इन, वो आपसे 5 मिनट के अंदर अंदर मिलेंगे, मतलब जल्द से ही जल्द मिलने वाले हैं, रेडी हो जाओ। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको क्विकली बता देती हूँ, कभी भी जब हम प्रपोजिशंस की स्पेशली बात करें, वैसे तो इंग्लिश हो या कोई भी और भाषा हो, जब भी हम ट्रांसलेट करते हैं तो एक एक शब्द के अनुसार ट्रांसलेट नहीं करना चाहिए, वरना अर्थ ही बदल जाता है और गलत हो जाता है। ऐसे नहीं करना चाहिए, और प्रपोजिशंस में तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, राइट। तो मेक श्योर आप इस चीज़ का ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ टाइम यू गेट डैश द हॉर्स। तो यहाँ पर क्या आएगा कि हॉर्स से उतरने का समय हो गया है, तो गेट ऑफ द हॉर्स, राइट। यहाँ नेक्स्ट है, इट इज़ टाइम यू गेट डैश द बस, यानी गेट ऑन द बस, जल्दी से बस पे चढ़ जाओ, ये निकलने का इसका समय हो गया। सो इट्स टाइम यू गेट ऑन द बस, ये बस वरना चली जाएगी, तो जल्दी से बस पे चढ़ जाओ। यहाँ पर हम क्या ये ऑफ भी लगा सकते हैं, बिल्कुल। किस तरीके की सिचुएशन में, मान लो एक मम्मी है जो अपनी बेटी के साथ ट्रैवल कर रही है, तो बच्चे कई बार बहुत ही होते हैं ना, 15 मिनट का ब्रेक है, यहाँ पर बस रुकेगी, तो उनका क्या रहता है कि नहीं, हम नहीं उतरेंगे बस से, हम बहुत उधम मचाएंगे, खेलेंगे कूदेंगे, राइट। बच्चे बहुत ऐसे शरारती होते हैं, तो बस से नहीं उतरना है, नहीं उतरना है। तो मम्मी अगर डांट रही है और गुस्से में कहती है, सुनो अब बहुत हो चुकी है, अब बस से उतर जाओ, इस तरह से बोलती है, तो उसमें भी क्या हम बोल सकते हैं, लिसन
इट इज़ टाइम यू गेट ऑफ द बस, बस बहुत हो गया है। तो यहाँ पर आपकी टोन, आपका जो बात कहना चाहते हो वो सब चेंज हो गया है, उस अनुसार यहाँ पे ऑफ भी आ सकता है। राइट स्टूडेंट्स, बस आपको मीनिंग देखना है। देन कम्स डिड यू वॉक हियर। पहले तो ये देखिए कि ये जो हेयर है किसी जगह का नाम नहीं है, लेकिन हेयर, देयर, वेयर ये सब जगह ही दर्शाते हैं कि कौन सी, कहाँ, कब कब कहाँ कौन सी जगह है। राइट, ये कि यहाँ या वहाँ। तो ये जो यहाँ और वहाँ भले ही जगह का नाम नहीं है, लेकिन जगह को ही दर्शाया जा रहा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर अपने घर से यहाँ मतलब हमें एक स्टार्टिंग डेस्टिनेशन भी है और एंडिंग डेस्टिनेशन भी है। जहाँ से शुरू किया, कहाँ से शुरू किया, होम से, और कहाँ ख़त्म किया ये ट्रैवल, यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा, फ्रॉम। डिड यू वॉक हियर फ्रॉम होम, मतलब तुम यहाँ पैदल चल कर आए हो अपने घर से यहाँ तक, शायद थोड़ा दूर है, वॉकिंग डिस्टेंस नहीं है। तो एक तरीके का प्रश्न है या कैजुअल है कि भाई वॉक करके आए हो, अपनी बाइक से आए हो, साइकिल से आए हो, या जिस किसी से भी। राइट, चलिए नेक्स्ट इज वी यूजुअली गो आउट डैश सैटरडे इवनिंग्स। हम यूजुअली मतलब अक्सर हम लोग बाहर सैटरडे इवनिंग्स को जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, दिन आ रहा है और टाइम बता रहे हैं, तो ऑन सैटरडे इवनिंग्स। राइट, डे है ना, दिन है एक। देन ही यूजुअली लीव्स डैश 12, अगेन 12 है, एक टाइम है और फिक्स टाइम है। एट, स्पेसिफिक फिक्स टाइम जब होता है तब हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एट। और अगर नाइट का इस्तेमाल भी हो रहा है तो एट नाइट। राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज दिस बस रन्स ओनली डैश सैटरडे, दिस बस रन्स ओनली ऑन सैटरडेज। यहाँ पे ये जो बस रन करती है उससे लेना देना नहीं है, सैटरडेज है यानी फिर से दिन है। ये कन्फ्यूजन आपको ना हो इसलिए मैं एक सिमिलर सा एग्जाम्पल लेकर आई। डजेंट मैटर कि क्या है, दिन है, उस अकॉर्डिंग भी यहाँ पर ऑन आएगा। राइट, समझ में आया, क्लियर है स्टूडेंट्स? क्या आपको आज के पार्ट 1 में जो हमने प्रपोजिशंस में पढ़ाया क्या अच्छे से क्लियर हुआ? अगर हाँ स्टूडेंट्स तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, डाउट रह गया है तो डाउट पूछिएगा। और स्टूडेंट्स लाइव सेशन का वेट करिए, संडे को होने वाले हैं हमारे लाइव सेशन 5:30 PM पर, जिसमें हम प्रपोजिशंस पूरा कवर करेंगे, पूरी एक्सरसाइज उसमें कवर करेंगे। तो मेक श्योर आप ज़रूर से ज़रूर उसे अटेंड कीजिए और तब तक आपका पूरा प्रपोजिशन हमारा ओवर हो जाएगा। स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे मैम प्रपोजिशंस कब लाएंगे, सो हियर इज़ योर प्रपोजिशंस। आई होप आपके लिए ये बहुत ईजी से, मैंने बहुत ट्राई किया है कि आपको ईजीली समझ में आ जाए, तो होपफुली आपको ईजीली ये समझ में आया होगा। बट डाउट रह गया है तो यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। राइट स्टूडेंट्स, अब जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और अभी तक अगर मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिल रहे हैं ये सभी के सभी कोर्सेज एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, क्लास 7 से क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए। और स्टूडेंट्स अगर अभी तक आपको ई बुक्स या ई नोट्स अगर चाहिए तो उनके लिंक्स आपको दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उन लिंक्स पे क्लिक करिए और ई बुक्स और ई नोट्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आपको अगर चैनल से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए तो मेक श्योर आप हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे, जहाँ पर चैनल से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स लास्टली बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, सी यू सून एंड थैंक यू सो मच।